नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। तो आज एईडीओ से रिलेटेड बात करेंगे और आप एग्ज़ाम के कट ऑफ से लेकर एग्ज़ाम के डेट तक के वीडियोस देखते देखते ऑलरेडी पक चुके होंगे। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करेंगे। वो मुद्दा है आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस एग्ज़ाम में। और एक बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड का यूज किया है। इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, ये कैसे प्रोसेस करता है, कैसे काम करता है, इस पे भी बात करेंगे। और साथ में यदि आप ऑलरेडी कहीं पे कोचिंग या कोई कोर्स में ज्वाइन कर रखे हैं और आपके पास देखिए अभी एग्ज़ाम का मात्र 1 महीना 6 दिन ही बचा हुआ है, ठीक है। और लास्ट 15 डेज, एटलीस्ट 15 डेज तो आपको रखना ही है रिवीजन के लिए। आप कहीं पे भी कितना भी तेज तरार हैं, पहले से कितना भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं, 15 डेज तो आपको एटलीस्ट रखना है एग्जाम के रिवीजन के लिए। मतलब यहाँ पे सिर्फ आप आपके अकॉर्डिंग, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करना है कि सारा सिलेबस कम से कम 3 बार रिवाइज करके आप एग्जाम हॉल में जाएं, ठीक है। तो आपने यदि पहले से कहीं कोर्स में एडमिशन ले रखा है तो आप 15 डेज के अंदर उस जो आपका कोर्स है उसका समापन करिए। मतलब समापन करने का मतलब है कि फास्ट फास्ट करवाइए। यदि वो नहीं करा पा रहे हैं, यदि वो सिलेबस पूरा नहीं करा पा रहे हैं, तो देखिए सिलेक्शन जो है ना वो आपको लेना है, सिलेक्शन कोर्स बेचने वालों को नहीं लेना है। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करिए अपने रूटीन को और उसी के अकॉर्डिंग उस पर काम करिए। यदि वहाँ पे मान के चलिए रीजनिंग नहीं फिनिश हो पाया है, मैथ नहीं फिनिश हो पाया है, वहाँ पे जीएस नहीं फिनिश हो पाया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए ना अपने शेड्यूल। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको कोर्स में मिलता है, कोर्स से बेहतर यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑलरेडी। तो कोर्स के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहना। आपको फंडामेंटल राइट्स कोर्स में जो बताएगा वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको कोर्स में बताया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फिर कोर्स के चक्कर में क्यों मरना है आपको। अब वो पूरा हो न हो, 15 डेज के अंदर आपको सब फिनिश करके 15 डेज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे काम करना है। और रिवीजन नहीं करके आएंगे तो माइनर मिस्टेक बहुत होगा और वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी नुकसान करेगा आपको एग्जाम हॉल में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उससे आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 15 डेज के अंदर आपका जो भी है फिनिश हो जाए और उसके बाद 15 डेज आप अपना अपने अकॉर्डिंग पढ़ने का शेड्यूल बनाइए। और उसमें एटलीस्ट 1 से 2 बार आपका, एक बार रिवीजन हो जाता है पढ़ने के टाइम पे और 2 बार लास्ट 15 डेज में रिवीजन करके जाना है पूरा होल सिलेबस, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एडवाइस हो गया मेरे तरफ से कि ऐसे करके जाएंगे तभी एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो माइनर मिस्टेक बहुत ज़्यादा। और एग्जाम का आपने शेड्यूल देखा होगा, एग्जाम आपका 10 जनवरी से शुरू होगा। 10 जनवरी, 10, 11, 12, 13 और उसके बाद 15, 16 को होगा। अब क्योंकि बहुत सारे 10 लाख फॉर्म भराया है और साथ में फिर से इन्होंने फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक डेट दे दिया है, 5 तारीख से लेकर 12 तारीख। जो लोग छूट गए थे वो 5 तारीख से 12 तारीख तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो नोटिफिकेशन में है ना, एक चीज़ नया आपको मिलेगा, इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड क्या है। और इक्वी परसेंटाइल इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो हम इस पे आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे होंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग इक्वी परसेंटाइल मेथड पे बात, नॉर्मलाइजेशन का ही एक मेथड है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मल ना मेनी मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं। देखिए एसएससी में बहुत सारा मेथड चलता, पहले से एक पुराना मेथड चलता था, अभी 2025 में उसको फिर से रिन्यू किया गया है नॉर्मलाइजेशन मेथड का। रेलवे का नॉर्मलाइजेशन मेथड का अलग है, बीपीएससी का जो इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज किया है इसका क्या मायने हैं। तो इक्वी परसेंटाइल, तो यहाँ पे आपको पता चला होगा लिखा है इक्वी परसेंटाइल। तो ये 2 वर्ड से बना है, एक इक्वल और प्लस परसेंटाइल, ठीक है। अब इक्वल परसेंटाइल, तो हमें इक्वल का मतलब तो पता है, इक्वल का मतलब होता है बराबर। और परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल, परसेंटाइल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस इतना समझिए कि टॉप के जो होते हैं ना, मान के चलिए मैं आपको बताऊं कि 20 लोग हैं, 20 लोगों ने एग्जाम दिया और आपका जो मार्क्स है वो 10 लोगों से ज़्यादा आया। तो 10 लोगों से ज़्यादा आया तो ऑटोमेटिक आपका जो मार्क्स है वो 50th परसेंटाइल में रहेगा, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो जितने लोगों से आपका मार्क्स ज़्यादा है वो, और टोटल कितने बच्चे एग्जाम दिए थे वो, और इंटू 100 कर दीजिए तो कितना आएगा 50। तो आपका जो मार्क्स है वो 50th परसेंटाइल होगा। यदि आप 19 बच्चों से आगे रहते या 18 बच्चों से आगे रहते तो आप सोचिए 18/20 होता इंटू 100 होता, तो ये कैसे करता है 9, 10, तो आप 90 परसेंटाइल पे रहते हैं, ठीक है। तो ये मेथड होता है परसेंटाइल का। तो ये क्या कह रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं परसेंटाइल को। अब इक्वल परसेंटाइल का कहने का क्या मतलब है वो देखिए। मान के चलिए शिफ्ट ए है, शिफ्ट बी है, शिफ्ट सी है, 3 ही शिफ्ट लेते हैं। और शिफ्ट ए में
आपका टोटल ले लीजिए 1000 बच्चे हैं, ठीक है। शिफ्ट बी में भी 1000 बच्चे हैं और शिफ्ट सी में भी 1000 बच्चे हैं। और यहाँ पे जो है कोई आउट ऑफ 200 मार्क्स, 100 मार्क्स लेते हैं एक शिफ्ट पे, 100 मार्क्स का है ना, तो आउट ऑफ 100 मार्क्स कोई बच्चा जो है वो लेकर आता है 66 नंबर, ठीक है। 66 नंबर लाकर वो 800 लोगों के ऊपर है, ठीक है। 66 नंबर यदि आया है उसका, तो मतलब है कि वो 800 बच्चों से ज़्यादा नंबर लेकर आया है। तो इसका परसेंटाइल कैसे निकलेगा? 800 बच्चों से ज़्यादा निकाला है इन बाई 1000 इंटू 100, टोटल स्टूडेंट हो जाता है नीचे, और ऊपर जितने ज़्यादा से लेकर आता है तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 80th परसेंटाइल। तो इसका जो 66 नंबर है, 66 नंबर हो गया 80th परसेंटाइल के बराबर, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब दूसरा, अब हम लोग सेकेंड वाले बैच में आते हैं, मतलब सेकेंड वाले शिफ्ट में। तो सेकेंड वाले शिफ्ट में भी 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, क्योंकि 100 का होगा, और इसमें भी 1000 बच्चे हैं। अब इसमें कोई बच्चा मान के चलिए, अब इसमें क्या हो गया ना कि सब तेज तेज ही बच्चे हैं, सब तेज तेज हैं, या फिर ये कहिए कि जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही लो लेवल का आ गया। अब लो लेवल का आ गया मतलब है कि सब लोगों ने 70-70 स्कोर किया, तो 70-70 का लगभग मन बहुत सारे बच्चों का है, तो कोई 70 स्कोर करने के बाद भी ये मात्र और मात्र 700 या 600 बच्चों से आगे है। यहाँ पे क्या 66 नंबर लाकर 800 लोगों से आगे था, ठीक है। तो परसेंटाइल इसका 80th परसेंटाइल निकला। ये 70 नंबर लाकर 600 बच्चों से आगे है, तो मतलब इसका परसेंटाइल कैसे निकलेगा? तो 600 और टोटल कितना स्टूडेंट थे, 1000 इंटू 100, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो 10, तो ये 68% है, 68th परसेंटाइल हो गया। मतलब यहाँ पे 80th परसेंटाइल ये है 66 नंबर पे ही, और यहाँ पे 70 नंबर लाने के बाद भी 60th परसेंटाइल होगा, ठीक है। अब 80th परसेंटाइल का कितना पे आएगा? मान के चलिए 70 लाया है कोई, 80 लाकर 80 लाया है, और 80 लाने के बाद ये 800 लोगों के ऊपर हो गया। तो जब 80 ला रहा है 800 के ऊपर हो गया, तो 800 अपॉन 1000 इंटू 100, तब ये 80th परसेंटाइल होगा। मतलब इसका 66 और इसका 80 बराबर हो गया, 66 बराबर 80। अब वैसे ही सी का वही हो सकता है। सी में कोई मान के चलिए एकदम हार्ड लेवल का पेपर आ गया, वहाँ पे 50 नंबर लाने वाला ही 800 से ऊपर स्टूडेंट के ऊपर चला जाता है, तो इस तरह से परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो 66 यहाँ 80th परसेंटाइल था, और यहाँ पे भी 80th परसेंटाइल था, इसमें 80 मार्क्स पर और इसमें 66 मार्क्स पे, तो यहाँ 66 और 80 बराबर हो गया। इतना तक समझ गए? अब क्या मेथड क्या है? अब देखिए, मान के चलिए यहाँ पे 66 इक्वल टू 80 हो गया ना। अब एक ऐसा कर सकता है कि इसका आप एवरेज निकाल लीजिए, 66 प्लस 80, तो 66/80 आप इसको कैलकुलेट करिए तो आएगा 146 अपॉन 2, 74। तो 74 नंबर मान के चलिए, 74 नंबर आ गया कट ऑफ, तो 74 नंबर के ऊपर इसको इक्वलाइज करेगा, तो 66 नंबर को जितना मिला है उसको 8 नंबर एक्स्ट्रा देगा सारे बच्चों को जो 66 वाले शिफ्ट में थे। 66 वाले शिफ्ट में कौन सा? शिफ्ट ए में। तो शिफ्ट ए में सबको 8 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो 80 वाले बच्चे हैं सबका 8 नंबर घटेगा, सॉरी 8 नंबर नहीं, ये 6 नंबर घटेगा। 74 लाना है ना, तो 6 नंबर घट जाएगा। तो ये 66 वालों को 8 नंबर बढ़ा, और 80 वालों का 6 नंबर घट गया। तो ये आपका हो गया परसेंटाइल इक्विलाइजिंग मेथड, ठीक है। अब यदि ऐसे एवरेज करके ना भी निकालता है ना, तो क्या करेगा? शिफ्ट वाइज डिसाइड कर लेगा। शिफ्ट वाइज मतलब जो क्रीम होते हैं ना, इसमें 66, मतलब 66 बराबर 80 हो गया, तो 66 के जो बच्चे रहेंगे उनको निकाल लेगा, और इसमें जो 80 के बच्चे रहेंगे उनको निकाल लेगा। मतलब ये होता है ना दूध से क्रीम निकालना, तो क्रीम वाले जो टॉप के बच्चे होते हैं उनको निकाल लेता है। तो ये हो गया, या तो ऐसे एवरेज करके निकालेगा, या एक एक शिफ्ट का डिसाइड कर देगा कि 80th परसेंटाइल का जो रहेंगे वही बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो वो कट ऑफ डिसाइड हो जाता है। तो इस तरह से इक्वी परसेंटाइल मेथड लागू होता है, ठीक है। तो ये आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। क्या बताया मैंने? ए का 66 लाकर भी 80th परसेंटाइल आ जा रहा है, और सेकंड वाले में मान के चलिए 80 नंबर ला रहा है तब 80th परसेंटाइल हो रहा है, तो 80 बराबर 66 हो जाएगा, और दोनों का फिर एवरेज निकाल के मार्क्स जो है इक्वल कर देगा। तो ये आपका परसेंटाइल मेथड हो गया। अब इससे क्या होता है कि देखिए, नियम कोई भी हो परसेंटाइल का, वो हमेशा हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। तो ऑब्वियस है कि कंट्रोवर्सी में ये भी रहेगा। आपको पता नहीं चलेगा रैंडम कि कौन सा किसके लिए कौन सा क्वेश्चन हार्ड बन जाए और कौन सा किसके लिए
लो लेवल का बन जाए। क्योंकि हमें जीएस में क्या होता है ना कि हमें याद करना होता है। 100 मार्क्स में 100 मार्क्स का जीएस है, तो जीएस में जो आपको याद है वो आपके लिए इजी है, और जो आपको आसान, जो आपको याद नहीं है वो आपके लिए हार्ड बन जाता है। तो जीएस के लिए कंट्रोवर्शियल होता है कि जीएस के लिए हमें परसेंटाइल मेथड कभी भी एक इफेक्टिव नहीं होता है। फिर भी क्योंकि संख्या ज़्यादा है, 10 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो बीपीएससी के पास भी अपनी एक मजबूरी है और ये जस्टिफाई भी कर सकते हैं वो। तो हमें तैयार रहना है। हम तो क्या है कि एग्ज़ाम देना है तो हमें हर तरह से तैयार रहना है, चाहे कोई सा भी मेथड आए, सिलेक्शन लेना ही है। अब एक और बात कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग परसेंटाइल मेथड देख लिए। अब लास्ट में मेरा जो सजेशन रहेगा आपको कि लास्ट 1 मंथ में आपको क्या करना है एईडीओ के लिए। देखिए, संख्या बहुत ज़्यादा है, संख्या से डरना नहीं है, क्योंकि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इसका फॉर्म भर रखे, जो जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है वो भी फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। और बहुत सारे इसमें तो 2 लाख तो आपको टीचर ही मिलेंगे। तो कंपटीशन जो है उन लोगों के बीच है जो टॉप के लेवल हैं। परसेंटाइल में भी यही मेथड काम करता है। और जो लोग बस ऐसे ही एग्जाम का फॉर्म भर दिए हैं, उनसे आपका कोई कंपटीशन नहीं। तो आउट ऑफ 10 लाख आप कह सकते हैं कि 6 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं, बाकी आपका 4 लाख में ही कंपटीशन है। तो बस 4 लाख में ही आपको क्रैक करना है। अब नेक्स्ट है कि 1 महीना बचा है आपके पास, तो 1 महीना में आप जो है 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज में जो चीज़ भी नया पढ़ना है वो नेक्स्ट 15 डेज तक फिनिश कर लीजिए। ऑल न्यू थिंग्स आप फिनिश कर लीजिए 15 डेज में। उसके बाद 15 डेज जो बचेगा, 15 डेज में आपका जो अभी का रूटीन है ना, उसके उससे 2-4 आवर तो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये 15 डेज में एटलीस्ट 2 टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और 2 टाइम्स मतलब मैथ रीजनिंग तो खैर प्रैक्टिस का चीज़ है, तो आप प्रैक्टिस से लास्ट एंड तक लगा कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में जीएस पढ़ना शुरू कर दिए और जो रीजनिंग मैथ आपने पढ़ रखा था उसका प्रैक्टिस ही भूल गए। नहीं, लास्ट दिन तक आपका मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। और प्रैक्टिस कौन से मैथ का करना है? प्रैक्टिस एक बार बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है ना, बीपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है रीजनिंग का, मैथ का, उसे देखिए कि किस तरह का। जैसे बीपीएससी में देखेंगे तो एज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज से पूछे जाएंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ जो चैप्टर्स हैं वो उसका वेटेज ज़्यादा है बीपीएससी के एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम में। तो वो सब चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना। मैंने एक वीडियो भी बनाया है 2025 में जितने सारे एग्जाम हुए हैं, उस सारे मैथ के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सबको मैंने कंपाइल किया है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के। तो ठीक है, ये आपको 15 डेज में फिनिश कर लेना है। और लास्ट के 15 डेज में आपका मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस चलेगा, मैथ प्लस रीजनिंग तो लास्ट दिन तक चलेगा। और साथ साथ आपका जीएस का पोर्शन भी 2 टाइम्स फिनिश हो जाना चाहिए। और ये भी आपका रिवीजन रिवीजन पर्पज से चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा प्रैक्टिस ही करते रहना है। आप क्वेश्चन देखिए, आपको पता है कि आपने सॉल्व किया है ऑलरेडी, बस उसको एक बार पलट के जाइए, ठीक है, लास्ट दिन तक। और जीएस का आपको एकदम से कहते हैं ना कि रिलीजियसली याद करके रट्टा मार के जाना है। रट्टा मार के जाना है घटना चक्र भी और लूसेंट भी। और साइंस के लिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी साइंस को एनसीईआरटी छोड़ के जाना ही नहीं है साइंस में यदि बात करें तो। और बाकी लूसेंट घटना चक्र आपके लिए सफिशियंट होगा, मोर देन सफिशियंट होगा। तो ये मेरी तरफ से आपको सजेशन रहेगा। और ये लास्ट 1 मंथ में मैं रिवीजन के लिए बहुत सारा वीडियो लेकर आता रहूँगा। वन शॉट वीडियो रहेगा, जैसे ज्योग्राफी के लिए एक, पॉलिटी के लिए एक, इस तरह से वीडियो लाता रहूँगा। बहुत कम टाइम में हम लोग बहुत सारा चीज़ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।